भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 में सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के विषय में पढ़ेंगे। चित्र बना हुआ है, पहला चित्र है, पहला फिगर है। द ड्रीम ए वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस print purported by Frederick Sarayu 1848। चित्र एक में है फ्रेडरिक सरायु विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848। In 1848, Frederick Sarayu, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democracies and social republics, as he called them. The first print, figure 1 of the series, show the peoples of Europe and America, men and women of all ego and social classes, marching in a long train and offering homage to the statue of liberty, is they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as female figure. Here you can recognize the age of enlistment. She bears in one hand and the certis of the right of men in the other. On the earth, in the background of the image, lie the shattered remains of the symbols of abolished institutions. In Sarayu, upon vision, the people of the world are ground, ye this time nations in the field
throughout their flag and national constitution, leading the proceedings way past of Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time we are also nations, states, France, independent by the revolutionary Tocqueville has just reset the state. चैप्टर 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के विषय में बताया गया है कि पहला चित्र है वो फ्रेडरिक सराय ने बनाया है और राष्ट्रों के बीच की संधि को दिखाया है 1848 का। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सराय ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सराय के कल्पनादर्श इथोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। बगल में दिया हुआ है निवर्ड दिए हुए हैं नए शब्द, निरंकुशवाद, ऑब्जुलेशन। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। कल्पनादर्श में इथोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। बीच में दी हुई है गतिविधियां, एक्टिविटी। आपकी राय में
चित्रवन चित्रलेख में किस प्रकार एक कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। और अभी अभी पहुंचा है, उसमें उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरायु ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने। जो झंडा कोई थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में हम ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सराय ने चित्रलेख में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, इसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहु राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में यह साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। नए वर्ड है, न्यू वर्ड है, नए शब्द है। इसमें जन्म संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसमें राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन 1892 ने 1882 में सावान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी
समझ को प्रस्तुत किया था। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, इसका शीर्षक था क्यू ईस्ट सी क्यू यू नेशन, क्या राष्ट्र है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूर शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सोलिडरिटी है। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जन्म संग्रह है। प्रायः प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि वह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। भैया बहनों, आप लोग चैप्टर 1 लेसन 1 को किताब को बार बार पढ़ना, और जो हम भेजते हैं क्वेश्चन आंसर उसको याद करना, लिखना अच्छी राइटिंग में, और बुक को बार बार पढ़ना। लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस बात को पूरी किताब कई बार पढ़िए, बात समझ आएगा आपको, ध्यान से पढ़ेंगे तो। और जो हम भेजते हैं उसको लिखना, याद करना। थैंक यू, धन्यवाद।